Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do principle of management. We already completed unity of command principle. What is unity of command principle? What is unity of command principle? This is the right way of unity of command. Right approach. Manager 1 and his subordinates S1, S2 and S3. In first diagram, S1, S2 and S3, all three subordinates have one manager M1. S1 get order only from M1 and the same is the in case of S2 and S3. The principle of unity of command is being followed. It is the right approach. But in the second diagram, all the three subordinates S1, S2 and S3 get their orders from two managers M1 and M2. Get order from both M1 and M2. Same is the position of S2 and S3 also. He is unable to understand as to which order is to be give priority. Both the manager would like their order to be give priority. There is likely to be heart burning between the two. Here the principle of unity of command is being inviolated. वोलेटेड इफेक्ट्स दिखा रहा है कि क्या हो रहा है कि ये रोंग अप्रोच हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक पर्सन को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलता है वो उसी को ही फॉलो करेगा तो क्या होगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, पर्सन क्या है कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहती है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, सुपीरियर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में इजी रहता है और एक कोऑर्डिनेलिटी प्रिवेल जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। लेकिन अगर यूनिटी ऑफ कमांड को हम फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स जो जाएंगे वो यही आएगा कि सिचुएशन जो है कंफ्यूज सिचुएशन रहेगी, एफिशिएंसी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स डिक्रीज़ हो जाएगी, सुपीरियर की एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की जो है उसमें डिफ़िकल्टी आएगी और एक जो है डिस्प्यूट्स एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पर क्रिएट होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस मीन्स देयर शुड बी one head and one plan for a group of activity having the same objectives. सेम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक हेड ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एन ऑटोमोबाइल कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट्स, स्कूटर एंड कार्स। Hence, having two divisions as each product has its own markets and problem, therefore each division must have its own heads. तो हर काम एक हेड के, एक प्लान एक हेड के नीचे होना चाहिए और उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो सिमिलर होना चाहिए, तभी क्या है वो इजीली काम को कर पाएंगे। इसके क्या एडवांटेज रहेंगे? एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन इज ऑब्टेन ड्यू टू मैनेजर एसोसिएशन विद द सेम काइंड एंड हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होगी, अचीव करने में ऑब्जेक्टिव इजी रहेगा। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो क्या वॉलेटिंग इफेक्ट्स इसके रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं वॉलेटिंग इफेक्ट्स में क्या है, एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन इज़ नॉट ऑब्टेन्ड, जो स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज है वो नहीं मिलेगा, एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव अचीव करने में भी क्या है डिफ़िकल्टी आएगी एंड डिफ़िकल्टी इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ एक्टिविटीज़।
अब बात आती है कि क्या डिफरेंस है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस में। सबसे पहले तो मीनिंग के पॉइंट से ही देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन मैनेजर एट ए टाइम, ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू दैट मैनेजर अलोन। According to this principle, all activity having similar objective should be completed under the supervision of one person and there should be one plan of action for such type of activities. सेकेंड पॉइंट एम क्या है, इसमें क्या है, ड्यूअल सबॉर्डिनेशन रहता है, इट प्रिवेंट ड्यूअल सबॉर्डिनेशन, इट प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ, ये ड्यूअल सबॉर्डिनेशन से बचाता है, प्रिवेंट करता है ये ओवरलैपिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटी, डिफरेंट एक्टिविटीज़ का रिपीट ना हो जाए या कुछ छूट ना जाए, ये उससे बचाता है। इम्प्लीकेशंस, ये कहाँ इम्प्लीकेशन किया जाएगा, इम्प्लीमेंट में लिया जाएगा जहाँ पर इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हों, ये एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पर अपना इफेक्ट इम्प्लीकेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्या, प्रिंसिपल, नेक्स्ट प्रिंसिपल, सिक्स्थ प्रिंसिपल है हमारा subordination of individual interest to general interest. Subordination of individual interest to general interest means according to this principle the interest of an organization should take priority over the interest of any individual employees. जो हमारे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है उसके कंपेयर जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें इंटरेस्ट हो उसी को प्रायोरिटी जो है वो देनी चाहिए। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया इसमें, फॉर एग्जांपल एक परचेज मैनेजर ऑफ ए कंपनी हैज़ टू परचेज 100 टन ऑफ रॉ मटेरियल एंड हिज सन हैपन टू बी सप्लायर अलोंग विद द अदर सप्लायर इन द मार्केट। द मैनेजर परचेज द रॉ मटेरियल फ्रॉम द फर्म ऑफ हिज सन एट ए रेट हायर देन द मार्केट रेट. This will profit the manager personally, but the company will incur heavy loss. The situation is undesirable. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पर्सन जो है वो अपने प्रोडक्शन मैनेजर का बेटा जो है वो रॉ मटेरियल को सेल करता है, सप्लायर है, सेम अदर सप्लायर्स भी हैं, तो रॉ मटेरियल जो है वो मैनेजर अपने बेटे से परचेज़ करता है, वो भी महंगे रेट पर जो कि मार्केट रेट से काफ़ी हाई रेट पर दे रहा है। लेकिन वहाँ उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो है, अगर हम ये देखें तो वहाँ फर्म का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा क्योंकि फर्म को कोई प्रॉफिट नहीं होंगे, वो हाई रेट पर ले रही है तो फर्म के जो है लॉस हो गए। तो हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए जनरल इंटरेस्ट के को अदर देन दो ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आप प्रायोरिटी ना देकर किसको प्रायोरिटी देंगे, जनरल इंटरेस्ट को देंगे जिसमें सभी का फ़ायदा होगा, क्योंकि एवरीबडी प्रॉफिट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी का प्रॉफिट होता है तब ही सभी का प्रॉफिट हो सकता है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्टेन होंगे, ह्यूमैनिटी को ऑब्जर्व होती है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है। लेकिन अगर वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या होंगे, हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है, ह्यूमैनिटी जो है वॉयलेट होती है, इंक्रीज इन जेलेसी, हिंड्रेंस इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सेवन्थ पॉइंट हमारा क्या आता है, रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉयज। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एम्प्लॉय शुड बी फेयर रेम्युनरेशन विच शुड गिव एट लीस्ट we should give them at least a reasonable standard of living. रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉयज़ के प्रिंसिपल में आप क्या कहते हैं कि एक पर्सन जो वर्क कर रहा है उसको उसका फेयर रेम्युनरेशन मिलना चाहिए, बिकॉज पॉजिटिव इफेक्ट्स इसके ये रहने वाले हैं यहाँ पर कि जब पर्सन को एक फेयर रेम्युनरेशन मिलता है तो वो क्या होता है, एनकरेज होता है, सेटिस्फाई होता है पर्सन और उसका मोरल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या है वो वर्क जो है फुल डेडिकेशन से करेगा। डेवलपमेंट ऑफ द सेपरेट ऑफ डेडिकेशन अमंग द एम्प्लॉयज़ एंड डिक्लाइन इन द लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट में भी क्या होता है, डिक्लाइन होता है। जब पर्सन सेटिस्फाई है तो वो कभी भी छुट्टी नहीं लेगा, वो एब्सेंट नहीं रहेगा, तो ये क्या है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट रहता है। अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो इसके वॉलेटिंग इफेक्ट क्या रहने वाले हैं, इसके अपोजिट हो जाएंगे कि पर्सन लेबर टर्नओवर रेट जो है वो इंक्रीज होगा, डिसऑनेस्टी जो है एनकरेज होगी और सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो है वो भी डिक्लाइन हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि अनसेटिस्फाई पर्सन रहेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सेंट्रल
सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पॉइंट क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ठीक रहता है, ना ही कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ठीक रहता है, ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन ठीक रहता है, क्योंकि दोनों ही इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। सिर्फ इफ़ेक्टिव सेंट्रलाइजेशन ही जो है अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि एक इफ़ेक्टिव सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा कि ना तो सारी पावर अपने हाथ में रहेगी और ना ही सारी पावर को पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिससे कि उसके डिसएडवांटेज क्रिएट हों। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर एक पर्सन सारी पावर को अपने हाथ में रखता है तो उससे क्या होगा कि वर्कलोड जो है पर्सन का बढ़ जाएगा, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा जल्दी से। और अगर वो सारी वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सारी पावर को अपने सबॉर्डिनेट्स में डिवाइड कर देता है, तो इम्पोर्टेंट डिसीजन में गलती हो सकती है। साथ ही साथ क्या है कि उसका वर्कलोड तो कम हो ही जाएगा, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हमारे फर्म के होते हैं, पॉलिसी होती है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में हो सकते हैं, वो डिसीजन जो है अगर एम्प्लॉयज़ के हाथ में चले जाएंगे तो वो क्या है हमारे फर्म के लिए हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन और पूरा डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही नहीं बेनिफिशियल रहते हैं। इफ़ेक्टिव सेंट्रलाइजेशन जो है वो हमारे बिजनेस के लिए ठीक रहता है, जो जैसे कि हमको कुछ पॉइंट्स के लिए या कुछ डिसीजंस के लिए अपने हाथ में ही रखना चाहिए और कुछ के लिए हमको जो है अपने सबॉर्डिनेट्स को सौंप देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन का पॉइंट आप देखेंगे, स्केलर चेन क्या है। एक फ्यूल ने स्केलर चेन दिया है जो कि फ्यूल की लैडर के नेम से भी जाना जाता है। क्या है ये स्केलर चेन? इट रेफर टू ए फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन विच मूव फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक इन ए स्ट्रेट लाइन। फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन मतलब कि कम्युनिकेशन की एक फॉर्मल लाइन है। कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन सा मैसेज कौन कन्वे करेगा, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है, ये पहले से ही डिसाइड होगा और उसके वे से ही एक चेन बना दी गई है जिससे मैसेज जो है कन्वे होगा। फ्योल्स के ओपिनियन में द चेन मस्ट बी फॉलोड इन ए स्ट्रिक्ट मैनर। It means each communication which must move from top to bottom and vice versa in a straight line. फ्यूल ने एक लेडर दी है अपनी, जो भी मैसेज कन्वे किया जाएगा meaning of scalar chain, it refer to a formal line of authority and communication which move from highest to the lowest rank in a straight line. फ्यूल की ओपिनियन क्या कहती है? द चेन मस्ट बी फॉलोड इन ए स्ट्रिक्ट मैनर में आपको इसको फॉलो करना चाहिए। इट मीन्स कम्युनिकेशन मस्ट मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वाइस वर्सा इन ए स्ट्रेट लाइन। द इम्पोर्टेंट कंडीशन हियर इज दैट नो स्टेप शुड बी ओवरलुक्ड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि फ्यूल की लैडर क्या है। थर्ड पॉइंट में हम फ्यूल की लैडर को एक्सप्लेन करते हैं। क्या है ये फ्यूल की लैडर? ये फ्यूल ने एक लैडर दी है कि ए जो है मैसेज कन्वे करता है बी और एल को, सी और एम को, डी और एन को। इसी तरह से मतलब ए मैसेज करता है बी और एल को, बी और एल आगे मैसेज कन्वे करते हैं सी और एम को, सी और एम आगे कन्वे करते हैं डी और एन को, और इसी तरह से मैसेज जो है एफ पी तक और जी क्यू तक जो है पहुंच जाता है। तो ये लैडर क्या कहती है कि डबल चेन है। फॉर एग्जांपल इन ए कंपनी दैट एम्प्लॉय एफ वांट टू हैव कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉय पी, अगर वो सेम टाइम पर मीन्स पैरेलली हम कोई पर्सन जो है मैसेज कन्वे करना चाहता है, एफ जो है वो मैसेज कन्वे करना चाहता है पी को, तो F shall have to reach A through the medium of E, D and B in A, and after that A मैसेज कन्वे करेगा L, M, N, O, P, P तक, तभी पहुँचता है। लेकिन इन इमरजेंसी केस 9 स्टेप से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन
एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर इमरजेंसी केस आता है तो वो पैरेलल भी मैसेज जो है कन्वे कर सकता है, जिसको हम कहते हैं गैंग प्लैंक। यूटिलिटी क्या है इसकी? ड्यू टू मोर क्लियर सिस्टम ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फास्टर। सबको पता है कि हमारा सुपीरियर कौन है, हमारा सबॉर्डिनेट कौन है, हमें किसके थ्रू जो है मैसेज कन्वे कराना है, कौन जो है मैसेज को कन्वे करेगा, कौन आगे मैसेज को पास करेगा। तो ये सारा जो है पहले ही क्लियर है पर्सन को, जिससे प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकाला जा सकता है। एक गैंग प्लैंक जो है वो पैरेलली जो है मैसेज कन्वे करने की बात करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एफ़ को कोई मैसेज कन्वे करना है पी को, तो एफ़ जो है प्रियोरियर परमिशन से या इमीडिएटली अगर अब वो बॉस से बात करके क्या है वो सीधा मैसेज जो है कन्वे कर सकता है। उसको वापस पूरे 9 स्टेप को कवर करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये जो है हम इमरजेंसी के केस में हम कर सकते हैं। इसके साथ हमारा पॉजिटिव इफेक्ट इसका ये रहता है कि ऑर्डरली इन्फॉर्मेशन का फ्लो रहता है, बेटर रिलेशन रहते हैं और रिस्पेक्ट बनी रहती है, और सोल्यूशन जो है प्रॉब्लम्स के क्विक होंगे। वोलेटिंग इफेक्ट क्या है? अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो है वो डिसऑर्डर हो जाएगा, बिटरनेस रहेगी रिलेशनशिप में। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो सकती हैं कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन टाइम। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ए राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट द राइट जॉब, ए राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट द राइट प्लेस। मीन्स एक पर्सन को राइट जॉब पर होना चाहिए और एक चीज़ को, कोई भी वस्तु है, कोई भी थिंग है, कोई भी मटेरियल है, उसको राइट प्लेस पर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फ्यूल every enterprise should have 2 different orders: material order for physical resources and social order for human resources. Keeping the physical resources in order means that a proper place for everything and everything is right place. हर चीज़ का एक प्लेस होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए तो वो उस चीज़ को उस प्लेस पर होना भी चाहिए। मीन्स अगर हम अपने घर की बात करें या किचन की बात करें तो हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें हमारी किचन से रिलेटेड है वो किचन में ही होनी चाहिए और किचन में होनी भी चाहिए। मतलब उसका प्लेस आपने डिसाइड कर दिया, ये चीज़ यहाँ रखेंगे तो वो उस जगह पर मिले भी। सेम ऐसे ही फैक्ट्री की अगर बात करें तो फैक्ट्री में जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो कुछ टूल्स, कुछ रॉ मटेरियल, कुछ औजार हमको चाहिए हो सकते हैं कि मशीन को चलाने के लिए, रोकने के लिए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो वो चीज़ जो है टाइम वेस्टेज को बचाने के लिए, मनी वेस्टेज को बचाने के लिए, मटेरियल वेस्टेज को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर प्लेस बनाएंगे जिससे कि पर्सन को ढूंढने में दिक्कत नहीं हो, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो फिजिकल रिसोर्सेज के लिए वो कहता है कि एक प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस। एक प्रॉपर प्लेस पहले डिसाइड करेंगे कि उसे कहाँ होना चाहिए। अब कहाँ होना चाहिए तो उसे एक्चुअल में जिस पर्सन ने उसको यूज़ किया है तो यूज़ करने के बाद उसको वापस भी वहीं रखाना चाहिए। मान लीजिए आपकी कोई मशीन चल रही है, मशीन चलते चलते क्या हुआ कि आपको उस मशीन को कुछ मतलब कि क्वालिटी जो है वो ख़राब आनी शुरू हो गई है, तो आपने उसको रोकना है मशीन को। लेकिन कोई पर्सन वो रोकने वाली चीज़ जो भी आपका कुछ भी ऐसा टूल हो सकता है वो उस जगह पर नहीं मिला आपको, लेकिन तब अब क्या होगा, आप उसी टाइम उस मशीन को नहीं रोक पाएंगे। जब नहीं रोक पाएंगे तो क्या होगा कि आप उसको ढूंढते रहेंगे। इतने में क्या है, प्रोडक्शन होता जा रहा है, वो मतलब कि जो भी ख़राब क्वालिटी जो है हम कह सकते हैं कि जो भी ऐसी क्वालिटी बन रही है जो हमारे लिए सही नहीं है, या हम कह सकते हैं कि ख़राब डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। तो वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को बनने से रोकने के लिए क्या है, हमको मशीन का रोकना ज़रूरी है। और मशीन कब रुकेगी, जब आपको वो टूल मिलेगा। तो अगर वो टूल राइट प्लेस पर होता तो क्या होता, आपकी मशीन रुक जाती, जिससे कि आपकी जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो और क्वालिटी जो है उनकी वो डिफेक्टिव क्वालिटी वाले प्रोडक्ट और नहीं बन पाते। तो ये ध्यान रखेंगे। ए प्लेस फॉर एवरीवन। और ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कैसे कहता है कि ए प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इन हिज अपॉइंटेड प्लेस। हर पर्सन का एक प्लेस होता है, हर पर्सन को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क दिया जाता है। तो वर्क दिया जाता है तो पर्सन को उसी जगह ही अपॉइंट करना चाहिए। मान लीजिए आप इंग्लिश हमारे स्कूल में की बात करें,
तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, अकाउंटेंसी या बीएससी टीचर्स हैं, तो वो क्या होगा, जो अकाउंटेंसी पढ़ाने वाला है उसको अगर इंग्लिश पढ़ाने के लिए कह दिया जाए या हिंदी पढ़ाने के लिए कह दिया जाए तो क्या वो कर पाएगा? नहीं। हमने डिसाइड किया था कि ये टीचर हमें चाहिए, तो ये टीचर चाहिए, प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इज अपॉइंटेड ऑन दिस प्लेस। तो यही चीज़ कि वो उसी जगह पर होने चाहिए और उसको वही चीज़ जो है अपॉइंट करना होगा। तो इससे क्या होगा, इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहने वाले हैं? कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, पर्सन का भी सही से यूटिलाइज होगा, फिजिकल रिसोर्सेज का भी सही से यूज़ होगा, लॉस नहीं होगा, टाइम का वेस्टेज नहीं होगी, बेटर डिसिप्लिन रहेगा। ऐसे ही अगर इसको यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होगा, इमरजेंसी में भी या फिर एक्सीडेंट के चांस बन सकते हैं, डिसऑर्डर की हाइट बढ़ेगी और मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज रहेगा। इक्विटी क्या है? According to the principle, the manager should treat their subordinate as fairly as possible so that they develop a feeling of dedication of their work. पर्सन को फेयरली वो कहता है कि क्या है, इक्विटी रखनी चाहिए। जो पर्सन जितनी डेडिकेशन से काम करता है उसका डेवलपमेंट भी उतना ज़रूरी है, और जो पर्सन जितना ज़्यादा वर्क करता है उसको रेमुनरेशन भी उसके अकॉर्डिंग जो है वो मिलना चाहिए। For example, a laborer complete 10 unit of good in a day. Another laborer who happens to be a relative of the supervisor complete 8 unit. But both get equal remuneration. वो कहता है कि एक पर्सन जो 10 यूनिट बना रहा है और दूसरा पर्सन जो 8 यूनिट बना रहा है, लेकिन वो उसका सुपरवाइजर का रिलेटिव है, तो क्या होगा, दोनों सेम रेमुनरेशन पा रहे हैं। तो क्या ये इक्वालिटी हुई, इक्विटी हुई? नहीं, ये बिल्कुल भी इक्विटी नहीं है, क्योंकि जो पर्सन 10 यूनिट बना रहा है तो उसको 10 यूनिट के अकॉर्डिंग जो है अमाउंट मिलनी चाहिए। जो पर्सन 8 यूनिट बना रहा है उसको 8 यूनिट प्रोडक्शन कंप्लीट करने के अकॉर्डिंग ही वो मिलना चाहिए। यहाँ पर इस प्रिंसिपल का जो है वॉयलेट हो रहा है, बिकॉज हम कह सकते हैं कि सेकेंड लेबर जो है शुड गेट लेस रिम्यूनरेशन देन द फर्स्ट वन। पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहने वाला है? द एम्प्लॉय रिमेन सेटिस्फाइड। अगर हम इसको फॉलो करते हैं, जो ज़्यादा काम करेगा वो ज़्यादा पाएगा, तो वो सेटिस्फाई रहेगा। और जो पर्सन कम काम कर रहे हैं वो भी क्या होगा कि अनस्किल्ड वर्कर भी अचीव करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा ट्राई करेंगे, और स्किल्ड पर्सन जो है वो और अपने आप को इम्प्रूव करेगा। इंक्रीज होएगी सेंस ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेम अगर बात करें वॉलेटिंग फैक्ट की, तो डिससेटिस्फेक्शन रहेगा स्किल्ड वर्कर में, और जो अनस्किल्ड वर्कर हैं वो और केयरलेस हो जाएंगे, और स्किल्ड वर्कर में भी की डेफिशिएंसी में भी डिक्लाइन होगा, मींस एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉयज सो दैट द वर्क कंटिन्यू एफिशिएंटली। पर्सन की जॉब जो है वो सिक्योर होनी चाहिए, पर्सन को जॉब का डर नहीं होना चाहिए। अगर पर्सन स्टेबल रहेंगे तो वो कॉन्टीन्यूसली वर्क कर पाएंगे एफिशिएंटली तरीके से। और पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहने वाले हैं? पर्सन जो है फैमिलियर हो जाता है ग्रुप के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उसका इंक्रीज होगा कॉन्फिडेंस, रेपुटेशन इंक्रीज होगी कंपनी की। स्किल्ड वर्कर जो है वो इंक्लाइंड हो जाएंगे। लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग पर भी कम खर्च होगा। अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल नहीं रखते हैं, तो क्या होगा, पर्सन छोड़ कर जाएंगे। पर्सन छोड़ेंगे तो रेपुटेशन कंपनी की कम हो जाएगी। हर एम्प्लॉई का एटमॉस्फेयर जो है एटमॉस्फेयर वो डिसबिलीफ वाला रहेगा। साथ ही साथ हैवी रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे। गुड वर्कर लीव कंपनी, कंपनी को छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इनिशिएटिव की, तो इनिशिएटिव क्या है कि अगर एम्प्लॉई को ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, कोई एक ऐसा प्लान बनाने के लिए देना चाहिए जिससे कि वो इनिशिएट लें। एम्प्लॉई इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान्स। अगर हम इनिशिएटिव पहल करने की बात दिखाएंगे, अपॉर्चुनिटी ऐसी एम्प्लॉयज़ को देंगे कि जिससे वो पहल करें, तो उनकी क्या है, थिंकिंग पावर जो है वो इंक्रीज होती है, कोऑपरेशन बढ़ता है। जब पर्सन से पावर वो लिए जाते हैं डिसीजंस, तो क्या होगा, डिसीजन लेने में हेल्प ली जाती है, तो वो उसमें फुल डेडिकेशन से वर्क करते हैं, पूरा अटैच हो जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से। और अगर कोई उनसे डिसीजन लेते टाइम कोई पॉइंट्स या कोई एडवाइस या कोई सजेशन नहीं लिए जाते हैं, तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिक्लाइन होते हैं, उनकी थिंकिंग पावर, एटमॉस्फेयर जो है नॉन कोऑपरेटिव बनता है, और एम्प्लॉयज़ की अटैचमेंट भी जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट हमारा है
एस्प्रिट दे कोप्स क्या कहता है? एज पर द प्रिंसिपल ए मैनेजर should continuously make effort develop a team spirit among the subordinate. To do this, she should use the word we instead of I during the conversation with subordinates. A manager एक ऐसा होना चाहिए जो continuously effort करे, टीम के साथ काम करे। टीम के साथ जब काम करेगा तो वो उसको आई की जगह पर वी का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि एक टीम वर्क जो है बनकर आएगा बाहर, और पर्सन का कोऑपरेशन बना रहेगा। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहने वाले हैं कि टीम स्पिरिट से मोटिवेशन होगा, अचीव करने में ऑब्जेक्टिव सही रहेगा, स्वीट रिलेशनशिप रहेंगे। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो किल्स टीम स्पिरिट और डिफ़िकल्टी इन अचीव ऑब्जेक्टिव्स, बिटरनेस इन रिलेशनशिप। तो ये हमारे हेनरी फ्योल के 14th प्रिंसिपल थे, जो कि हमने कैसे, क्या, कब और कैसे करने के लिए जो है सीखा है, जिसमें एफिशिएंसी, एक्सपीरियंस, डिसीजन मेकिंग से बनाए गई ये हेनरी फ्योल के 14th प्रिंसिपल। हाँ, ये प्रिंसिपल एडवोकेटेड बाय फ्योल हैव एन एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। कहीं आपको इसमें कुछ कम ज़्यादा करना हो तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कर भी सकते हैं। ये हमारे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे। डू योर वर्क इन योर नोटबुक। थैंक यू।